नमस्कार, मैं नीरजा सिंह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके पहले पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को हमने स्टडी किया है। इसी चैप्टर से संबंधित बहुभ्रूणता लास्ट टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुभ्रूणता को हम निम्नलिखित 6 बिंदुओं में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका शॉर्ट परिचय देखेंगे। इसके बाद बहुभ्रूणता की परिभाषा को पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में हम इसके वर्गीकरण को देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में बहुभ्रूणता के प्रकार। फिफ्थ पॉइंट में बहुभ्रूणता किस कारण से उत्पन्न होती है इसको समझेंगे और सबसे अंतिम में इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। तो सामान्यतः जो परिस्थिति होती है जिसमें एक बीज में एक ही भ्रूण उत्पन्न होता है, ठीक है, और भ्रूण का जो निर्माण है या फॉर्मेशन है ये निषेचन के बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज से होता है। सामान्य परिस्थितियाँ यही है कि एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाएगा, लेकिन बहुभ्रूणता में एक बीज में कई सारे भ्रूण का उत्पन्न होना देखा गया है। अगर हम अनावृत्ति बीजी पौधों की बात करें जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिसके अंतर्गत पाइनस और साइकस जैसे पौधे आते हैं, इनमें बहुभ्रूणता एक सामान्य प्रक्रिया है जो देखी जा सकती है। परंतु हम आवृत्ति बीजी पौधे यानी कि जिन्हें हम पुष्पीय पौधे कहते हैं या एंजियोस्पर्म कहते हैं, इनमें बहुभ्रूणता कुछ पौधों तक ही सीमित है, ठीक है, जैसे कि संतरा, नींबू, तंबाकू, क्रोटेलेरिया या एलियम। आगे बात करें इनकी खोज की तो इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने 1719 में की थी, साइट्रस ऑरेंटियम यानी कि संतरे के बीज में। बहुभ्रूणता जो शब्द है ये ब्राउन द्वारा 1859 में दिया गया था। अब इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। डेफिनेशन कि एक बीजांड हम शब्द यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बीजांड ही आगे चल कर के बीज में बदल जाता है। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी हमने ये समझा कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता है, क्योंकि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, बहु मीन्स होता है कई सारे और भ्रूणता यानी भ्रूण का पाया जाना। आगे देखें, इस प्रकार से जो सामान्य भ्रूण होता है, सामान्य भ्रूण कौन सा होगा, जो कि युग्मनज से विकसित होगा। तो युग्मनज से विकसित होने वाले भ्रूण के अलावा बीज में अन्य जो भी भ्रूण उत्पन्न होते हैं वो द्विगुणित भी हो सकते हैं या अगुणित। बहुभ्रूणता के वर्गीकरण के अंतर्गत अर्न्स्ट और स्नार्फ नामक वैज्ञानिक ने ये प्राचीन वर्गीकरण है जो कि इन्होंने दिया था, जिसके अंतर्गत बहुभ्रूणता को 2 प्रकार में बांटा गया। सबसे पहले जो टाइप है ये है सत्य बहुभ्रूणता, जिसे हम ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं, और दूसरा असत्य बहुभ्रूणता जिसे हम फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सत्य बहुभ्रूणता को समझ लेते हैं। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? जब किसी बीजांड में भ्रूण कोश में कई सारे भ्रूण की उपस्थिति हो, यानी सामान्यतः एक भ्रूण कोश में एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन असमान परिस्थितियों में यानी कि बहुभ्रूणता में एक भ्रूण कोश में कई सारे भ्रूण उपस्थित हों, तब हम उसे सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। सेकंड टाइप में यानी कि असत्य बहुभ्रूणता में किसी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश पाए जाएंगे, यानी कि भ्रूण कोश की संख्या भी अधिक होगी और सभी भ्रूण कोशों से भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की जो बहुभ्रूणता है वो असत्य बहुभ्रूणता कही जाती है। अब उत्पत्ति के आधार पर भी बहुभ्रूणता के 4 प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहला टाइप है सरल बहुभ्रूणता, जिसे हम सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। सेकंड टाइप में मिश्रित बहुभ्रूणता को पढ़ा जाता है, जिसे मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। थर्ड टाइप को में हम विदलन बहुभ्रूणता यानी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी को पढ़ते हैं, और सबसे जो अंतिम यानी फोर्थ टाइप है वो है अपस्थानिक बहुभ्रूणता यानी कि एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो सबसे पहले हम सरल बहुभ्रूणता को समझ लेते हैं उदाहरण सहित। तो सरल बहुभ्रूणता में
यानी जिसे हम सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कह रहे हैं, इस प्रकार के बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं, यानी भ्रूण कोशों की संख्या अधिक होती है और प्रत्येक भ्रूण कोश से ही भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बहुभ्रूणता है वो ब्रासिका, साइट्रस और कैजुराइना पौधों में देखी गई है। इसका दूसरा प्रकार देखते हैं जो कि है मिश्रित बहुभ्रूणता, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसमें कई सारी कंडीशंस आती है, जैसे कि अगर अंड कोशिका है उसके अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिकाओं, जैसे कि भ्रूण कोश में आपने पढ़ा होगा सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इनसे भी अगर भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता मिश्रित बहुभ्रूणता में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो मिश्रित बहुभ्रूणता के अंतर्गत अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं, भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाएं जैसे कि सहायक कोशिका हो गई और प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये भी भ्रूण के निर्माण में भाग लें तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता मिश्रित बहुभ्रूणता कही जाती है। तो यहाँ पे भी कंडीशन होगी कि जो बनने वाला भ्रूण है वह द्विगुणित भी हो सकता है और या बनने वाला भ्रूण अगुणित होगा। द्विगुणित तब होगा जब इस प्रकार की कोशिका का नर युग्मक के साथ संलयन होगा, तब जो नया भ्रूण विकसित होगा वो द्विगुणित होगा। अगर इन कोशिकाओं के बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित हो जाएगा तो वो अगुणित होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सहायक कोशिका से किन पौधों में भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये आर्जिमोन, फैसियोलस, एरिस्टोलोकिया, सेजिटेरिया और पोआ एल्पाइंस जैसे पौधे हैं जिनमें सहायक कोशिका भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है। इसी प्रकार से प्रतिमुखी कोशिका जिसमें भ्रूण के बनने में निर्माण में भाग लेती है वो पौधा है पैस्पलम और अल्मस। थर्ड है किसी किसी पौधों में भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म भी जो है वो भ्रूण के निर्माण में भाग लेता है। तो इस प्रकार की जो पौधा है वो है बैलेनोफोरा। ये डायग्राम है, यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका जो है ये इनसे भ्रूण का निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये तो आपका साधारण जो नॉर्मल एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है जो कि युग्मनज से बनता है, ये यहाँ पे बना है, ये सामान्य भ्रूण है। दूसरा जो बहुभ्रूणता से भ्रूण बना है ये एंटीपोडल यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो ये जो है ये अल्मस ग्लैब्रा नामक पौधा है जिसमें कि दोनों प्रकार का भ्रूण का निर्माण हुआ है। ये तो सामान्य स्थिति है जो कि बनता ही है, और दूसरी स्थिति जो कि बहुभ्रूणता की है यहाँ पे एंटीपोडल यानी प्रतिमुखी कोशिका के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तीसरा टॉपिक है विदलन बहुभ्रूणता यानी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लीवेज हो गया यानी कई भागों में बढ़ जाना। तो यहाँ पर जो युग्मनज होता है यानी कि जाइगोट होता है जिससे शुरुआत में भ्रूण बनता है, यानी कि जाइगोट में डिवीज़न यानी कि विभाजन शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप जो रचना बनती है उसे हम प्राक भ्रूण यानी प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, शुरुआती भ्रूण। ठीक है, तो इसी शुरुआती भ्रूण में कई सारे इसके भाग हो जाते हैं, यानी ये कई भागों में बढ़ जाता है और इसके प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो बहुभ्रूणता है उसे हम विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। इसके उदाहरण है क्रोटिलेरिया, पाइनस और निम्फिया जैसे पौधे। यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का जो डायग्राम है ये कॉनिफर्स में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल क्या है, एम्ब्रियो है, भ्रूण है। ये सस्पेंसर है जिसे हम निलंबक के नाम से जानते हैं, और ये भ्रूण था यानी एम्ब्रियो है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से कई भागों में ये बढ़ जाता है और इनके बढ़ने से क्या होते हैं, ये तीनों अलग अलग भ्रूण का निर्माण होते हैं। तो ये क्लीवेज हुआ है यानी कि विभाजन हुआ है। जो भ्रूण था उसी शुरुआती भ्रूण का कई भागों में बढ़ जाने से अलग अलग कई सारे भ्रूण का निर्माण होता है। अपस्थानिक बहुभ्रूणता यानी कि एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अपस्थानिक बहुभ्रूणता में यहाँ पे भ्रूण का निर्माण, अपस्थानिक का मतलब ये होता है अपने स्थान से हटकर, जैसे कि
अध्यावरण हो जाए या न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाय की कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता अपस्थानिक बहुभ्रूणता में पढ़ी जाती है या पुस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, तो इसके उदाहरण जो हैं ये हैं, जैसे कि अगर बीजांडकाय की कोशिका भ्रूण का निर्माण करेगी तो ये साइट्रस, आम और नागफनी जैसे पौधों में देखा गया है। और अध्यावरण की कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो स्पाइरेंथस ऑस्ट्रेलिस जैसे पौधे इसके उदाहरण में देखे जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता का है। यहाँ जो बीच में भ्रूण बना है ये आपका युग्मनज से बना है। यहाँ पर जो दूसरा भ्रूण बना है यानी यहाँ पर भ्रूण के नए कई सारे भ्रूण बने हैं जो कि अपस्थानिक भ्रूणता का उदाहरण है। बहुभ्रूणता के कारण को समझते हैं। तो इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया गया है जिसे नेक्रोसिस हार्मोन सिद्धांत यानी नेक्रोसिस हार्मोन थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत हेबरलैंड द्वारा 1921 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत में कहा गया कि बहुभ्रूणता के लिए उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस ये बीजांडकाय की कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनमें भी बीजांडकाय की जो निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं यह इस प्रकार का उद्दीपन देती हैं जिसके कारण बहुभ्रूणता की प्रक्रिया होती है। सबसे अंत में हम बहुभ्रूणता के महत्व को समझते हैं। तो बहुभ्रूणता से पैतृक शुद्धता बनी रहती है क्योंकि उसी पौधे से जो है वो संतान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पैतृक लक्षण जो है वो संतान में बने रहते हैं जो कि शुद्ध होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है विशुद्ध पौधे उत्पन्न करने का ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। थर्ड जो इसका महत्व है कि इससे फलों की अच्छी किस्म पैदा की जाती है। बीज से जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं वो कलिकायन जो संतति होती है, संतान होती है, उससे बहुत अधिक समय तक जीवित रहती है। फोर्थ पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है कि बीजांडकाय से जो भी भ्रूण विकसित होते हैं वो पादप ओज से भरपूर होते हैं। इसका मतलब है कि ये पादप ओज यानी कि जो संतति होती है, संतान होती है, वो अपने मातृ पौधे से लक्षणों में अच्छी होती है या उच्च कोटि की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीजांडकाय से विकसित भ्रूण ये रोग रहित होते हैं। अंत में है कि अगुणित भ्रूण जो बने हैं यानी कि अगर निषेचन नहीं हो पाया है नर युग्मक से, इसके बाद भी भ्रूण का निर्माण हुआ है तो इस प्रकार का जो भ्रूण होगा वो अगुणित होगा। और इस प्रकार के अगुणित भ्रूण को हम कॉलिचिसिन नामक रसायन से जब उपचारित कर देते हैं तो हमें समयुग्मक की वंशावली प्राप्त होती है। तो यह कंप्लीट होता है बहुभ्रूणता के अंतर्गत सभी टॉपिक हमने डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मानव जनन से संबंधित होगा। धन्यवाद।